सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोलॉजी का 2021 का पैरामेडिकल का क्वेश्चंस करेंगे। तो क्लासेस को पूरे अच्छे से करना, क्योंकि वीवीए और इम्पॉर्टेंट है। सो पहला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज C4 फोटोसिंथेसिस पाथवे। कौन एक C4 प्रकाश संश्लेषण पथ का उपयोग करता है? धान, आलू, गेहूं, बाजरा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये किस चैप्टर से है, किस क्लास से है। तो ये क्लास आपका 11 का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाला चैप्टर है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। यानी प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो आपका आता है चैप्टर, वो वहां से पूछा गया, ठीक है। ये C3 और C4 प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पेड कोर्स वाले स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक ये देख लें कि आपको मैंने गाइड बुक जो डाला है, ठीक है, गाइड बुक जो डाला है, ठीक है, स्टडी मटेरियल सेक्शन में टीचमेंट एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो आप जब उसमें खोलोगे तो बायोलॉजी का हिंदी वर्जन में, ठीक है, हिंदी वर्जन वाले बुक में आपको चैप्टर 4 खोलना है, ठीक है, चैप्टर 4, ठीक है, पेज नंबर 25, ठीक है, 25, 26, 27 में, यानी आपका प्लांट फिजियोलॉजी करके एक चैप्टर दे रखा है। तो ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा 26 और 27वें पेज में, C3 और C4 प्लांट करके, ठीक है। तो ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पूरा कीजिएगा, ठीक है। पूरा ये चैप्टर में ही आपका 28-29 तक आपका यही गया है, ठीक है। मेन इसका C3 और C4 29 पेज नंबर पे है, हिंदी वाले, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने अपलोड किया, तो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बता रखा गया है, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चंस आपका आया है। तो जो जो आपको मैंने गाइड बुक में डाला है, वो पूरे अच्छे से थ्योरी पार्ट को कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन बायोलॉजी से नहीं छूटेगा, ठीक है। C3 और C4 प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो C3 और C4 प्लांट एक तरह के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग C3 और C4 बोलते हैं, क्योंकि कुछ इनका क्राइटेरिया होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो बहुत सारा इसमें डिफरेंसेस है, ठीक है, करने जाएंगे तो बहुत सारा, नहीं तो नहीं 9-10 डिफरेंसेस है, ठीक है। तो मेन चीज देख लेते हैं, मोटा मोटी मेन पॉइंट्स देख लेते हैं C3 और C4 में डिफरेंस। तो C3 प्लांट्स, 95% प्लांट जो भी धरती पे हैं सब आपके C3 होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं 95% वो C3 फॉलो करते हैं, बाकी 5% रिमेनिंग आपका C4 आपका फॉलो करते हैं, ठीक है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट्स हम लोग देख लेते हैं आपका, कि ये जो आपके C3 प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये आपका टेम्परेट क्रॉप्स होते हैं। क्रॉप्स मतलब आपका जैसे राइस, वीट, गेहूं, ठीक है, पोटैटोस, ये आपके सारे आपके क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। और जितने भी वुडी ट्री हैं जिसमें लकड़ी होते हैं, तना, ठीक है, वो आपके इसमें आते हैं। और C4 में आपके आते हैं, ठीक है, ठीक है, C4 में आपके आते हैं ज्यादातर हॉट और ड्राई क्लाइमेट में जो होते हैं वो ऐसे, ठीक है, ग्रासी और श्रब्स। ग्रासी मतलब घास टाइप के, और श्रब्स मतलब क्या, झाड़ झाड़ पत्ते टाइप्स के, ठीक है। तो जैसे आपका एग्जाम्पल में हो गया मेज, ठीक है, मक्का,
शुगर केन, ग्रास टाइप का दिखता है ना, शुगर केन, अमरनाथ, अमरनाथ में बड़ा लिख देता हूँ, अमरनाथ, ये सब क्या हो जाते हैं आपके इस चीज का पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझ में पहले से पढ़ के रखना होगा तब आगे। ठीक है, और मिलेट्स हो गए आपके, मिलेट्स इस पे क्वेश्चंस भी आ रखा है जीके में, कौन सा एक मिलेट नहीं है 2021 में ही, तो बाजरा, राई, ये सब क्या है, सब मिलेट्स के पार्ट है। ठीक है, सोरग्राम यानी सोयाबीन, सब आपके इसमें आते हैं। तो राइस, पोटैटो, व्हीट, ये सब तो आपका क्या हो गया, C3 प्लांट्स हो गया। तो बाजरा एक मिलेट है। ठीक है, मिलेट का 2021 में क्वेश्चन भी है कि नहीं, कर रखे कि नहीं सभी, 2021 वाले जीके में मैंने करा रखा है। ठीक है, उसमें मिलेट पूछा है कि नहीं, तो मिलेट आपका ये हो गया। और जो मैंने पेज नंबर बोला 28-29, जाके सभी स्टूडेंट्स में देख लेंगे, सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, कितना आपका C3 और C4 में क्या डिफरेंसेस है, और जो अच्छे से उसको कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है C3 साइकिल को क्या बोलते हैं, तो हम लोग कैल्विन साइकिल बोलते हैं, कैल्विन साइकिल। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल। बात समझ में आ रही है सभी को। और C4 को हम लोग कौन सा साइकिल बोलते हैं, हैच एंड स्लेक आपका साइकिल। ठीक है, जिसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिकोडिंग शेप एंड कलर इज द फंक्शन ऑफ। ठीक है, आकार और रंग की आपकी व्याख्या करना इसका काम है। ये आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्लास 11 से। ठीक है, सो किसका फंक्शन है आपका, रंग और आकार का, यानी ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में कौन सा खंड का काम है आपका ये करना, तो फ्रंटल खंड, टेम्पोरल खंड, पैराइटल खंड, या ऑक्सीपिटल, या उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुकपाल खंड। ठीक है, सो आपको बताना है कि कौन सा आपका यूज होता है डिकोडिंग करने के लिए। ठीक है, ठीक है, सो आपको पहला फ्रंटल, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब से पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, ये आपका ब्रेन हो गया। ठीक है, ये आपका ब्रेन हो गया। सो ये ब्रेन है आपका। ठीक है, सो नीचे वाला पार्ट जो हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिबेलम, और ऊपर वाले बड़े पार्ट को सेरिब्रम। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, और यहाँ से ब्रेन स्टेम है। ठीक है, ब्रेन स्टेम है आपका। ठीक है, जो आपका सेरिब्रम होता है सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो कि फ्रंट पार्ट होता है, यानी हमारे फ्रंट पार्ट ऑफ द आपका ब्रेन होता है। ठीक है, और इसका काम क्या है, इसका काम हमारा जो हम लोग बोलते हैं स्पीच, उसको बोलने में, कोई भी चीज़ को जजमेंट देने में, सोचने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इमोशनल कोई भी चीज़ नई सीखने में, इसमें मदद करता है। हेयरिंग में, कोई चीज़ को टच करते उसको फील करने में, और अदर सेंसेस आपका काम। और आपका सेरिब्रम का क्या काम है। ठीक है, तो सेरिब्रम का आपका क्या काम है, ये इसको हम लोग छोटा दिमाग भी बोलते हैं, नाना पाटेकर बोलते हैं ना, एक फिल्म में बोलते थे ना, इधर नहीं मारने का, इधर छोटा दिमाग होता है पीछे। ठीक है, तो यहाँ नहीं मारने का, उससे बच्चा हिल जाता है, तो ये आपका छोटा दिमाग भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, तो जितना भी हमारा मसल का मूवमेंट्स है, वो हमारे बॉडी का पोस्चर, यानी हम लोग खड़े रहते हैं उसको मेंटेन करना, बैलेंस, हम लोग चलते टाइम गिरे ना उसको बैलेंस करना। ठीक है, और हमारा थोड़ा बहुत इमोशन और सोशल बिहेवियर भी इसकी वजह से आपका रहता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक, अब जो ब्रेन स्टेम है इसका 3 पार्ट होता है, आपको पता ही है। कौन कौन सा पार्ट होता है, जल्दी 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 बता दीजिए। मिड ब्रेन, फिर दूसरा पॉन्स, और तीसरा क्या बोलते हैं उसको, बता दीजिए, मेडुला। करेक्ट। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आपका इसके ऊपर आ जाते हैं। आपका फिर से एक ब्रेन ड्रॉ करते हैं हम लोग, इस बार फ्रंट साइड ये है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से मान के चलिए। ठीक है,
तो ये वाला पार्ट को, आगे वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंटल लोब, क्योंकि फ्रंट में रहता है, ठीक है। मुंडी मानी इधर है, आंख इधर है, ठीक है। तो ये फ्रंटल लोब हो गया, ठीक है। ऊपर वाला को हम लोग पैराइटल लोब बोलते हैं, ठीक है, पैराइटल लोब। पीछे वाला को ऑक्सीपिटल, जहाँ छोटा दिमाग होता है उससे थोड़ा सा ऊपर में रहता है, ठीक है, और सेरिब्रम इसके नीचे रहता है, ठीक है। फिर आपका टेम्पोरल लोब यहाँ हो गया, ठीक है। अब सबका काम समझते हैं, ठीक है। टेम्पोरल लोब, तो फ्रंटल लोब सबसे बड़ा लोब होता है, सबसे आगे वाला, ठीक है। ये फ्रंट में रहता है आपका, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका काम है पर्सनैलिटी का, आपका डिसीजन, मूवमेंट, ये सब डिसीजन मेकिंग, यानी हम लोग निर्णय लेते हैं वो, फिर कोई भी मूवमेंट, ठीक है। स्मेल भी, सुगंध या दुर्गंध, यानी कुछ भी सूंघने की शक्ति, ठीक है, इसका काम है, ठीक है। पैराइटल लोब अब देखते हैं, पैराइटल लोब का क्या काम है। तो ये मिडिल पार्ट होता है पैराइटल लोब, और ये आपको सारा एनसीईआरटी में मिल जाएगा। मिडिल पार्ट होता है आपका, ठीक है। इसका क्या काम है, ठीक है। इसका क्या काम है कि इसका एक बॉडी का दूसरे बॉडी से, आपका पर्सन से, आपका ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करना, रिलेशनशिप्स, ठीक है। इसका पेन और आपका जो टच करते हैं उसको फील कराना, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीपिटल का क्या काम है, ऑक्सीपिटल का आपका शेप और कलर यानी विजन से रिलेटेड है, ठीक है। विजन, देखने की, ठीक है, देखने का काम कराना। और ये बैक पार्ट होता है, तो इसका तो करेक्ट ऊपर डी होगा, अनुकपाल खंड, ठीक है। तो आपका फ्रंटल खंड, फिर आपका पैराइटल खंड। अब टेम्पोरल खंड का भी बात कर लेते हैं, ठीक है। टेम्पोरल खंड का आपका क्या काम है कि इसका मेमोरी, यहाँ मेमोरी स्टोर होती है हमारी, ठीक है, जो बोलते हैं उसका स्पीच, म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक का रिदम, ठीक है, और थोड़ा बहुत स्मेल भी रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है। तो ऑक्सीपिटल लोब इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको होमवर्क में दे देता हूँ, पेड कोर्स वाले स्टूडेंट तो जरूरी करेंगे, कि आपको जितने भी ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गए, ये सब वगैरह सब कर लेना, ठीक है। पाइनल ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड्स है वो कर लेना आपको, ठीक है। हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये सब आपको कर देना है, ठीक है, अच्छे से करना है। और क्रेनियल नर्व्स वाला मैंने आपको सब बता रखा है, जितने भी 12 क्रेनियल नर्व्स है सबका मैंने नाम विथ आपको एक प्रीवियस ईयर्स में करा रखा है, तो आपको वो भी कर लेना है, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं। इन हाउ मेनी ग्रुप्स आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स ग्रुप्ड इन ह्यूमंस। सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर के ऊपर था माय डियर लवली स्टूडेंट। पीएमएम का क्वेश्चन जब आप करोगे, ठीक है, जो मैंने पेड कोर्स में करा रखा है, तो आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है, ये लोब्स के ऊपर। तो वहाँ पे मैंने बोला रखा है कि लोब्स के फंक्शंस के ऊपर आते हैं क्वेश्चंस। अब ये वाला क्वेश्चन जिसको आंसर नहीं पता वो बायोलॉजी स्टूडेंट है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मनुष्य में आपका जो रहता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, ग्लोबुलिन्स, उसके कितने वर्गों में समूहित किया जाता है, 2, 4, 5, 3? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, 5, ठीक है। कौन कौन से, IgG, ठीक है, IgM, IgD, IgE, और एक रह रहा है, जल्दी बताइए कौन सा रह रहा है, एक और बच रहा है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। एक जो बच गया है वो है आपका IgA। चलिए एक ट्रिक बता देता हूं आपको, ठीक है, गेम डी, ठीक है, ये ट्रिक को याद रखिएगा, गेम डी, ठीक है, GAME और डी, ठीक है, गेम डी, ठीक है, इस तरह से आपको याद रहेगा, ठीक है, एक स्मॉल ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले माय डियर लवली स्टूडेंट्स। द रिस्पिरेटरी क्वोशिएंट व्हेन सबस्ट्रेट इज ऑक्सैलिक एसिड। जब ऑक्सैलिक अम्ल आपका श्वसन में प्रयोग किया जाता है तो श्वसन भागफल कितना होता है, ठीक है। तो रिस्पिरेटरी क्वोशिएंट आपको बताना है, ठीक है। क्या होगा इसका उत्तर, 4, 2, 3, 1। ये भी आपका प्लांट फिजियोलॉजी से, तो मैं एक चीज बता देता हूँ, प्लांट फिजियोलॉजी क्लास 11th का अच्छे से पढ़ना पड़ेगा,
अगर चाहते हो कि अच्छा मार्क्स आए, बायो से क्वेश्चन ना छूटे, और प्रीवियस ईयर्स को अच्छे से कीजिएगा, क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे आपके, ठीक है। तो अच्छे से उसे करिएगा, ठीक है। सो आपका जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या होगा उत्तर, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए, सो करेक्ट उत्तर क्या होगा आपका, रेस्पिरेटरी कोशेंट आपका, सो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 आपका करेक्ट उत्तर है, ठीक है। इस आइए इसको थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। सो आंसर तो पता चल गया, लेकिन ये रेस्पिरेटरी कोशेंट होता क्या है, ठीक है। सो ये RQ होता क्या है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट को हम लोग इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि वॉल्यूम ऑफ आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है, इवॉल्व टू दैट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय एनी ऑर्गेनिज्म। जितना आपका ऑक्सीजन कंज्यूम किया गया है और कितना वॉल्यूम आपका CO2 आपका बना है, उसको रेशियो को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एक समय में। तो जैसे यहाँ पे आपका ऑक्जेलिक एसिड का पूछा है, तो C2H2O4, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन इसको दिया गया, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाया प्लस वाटर, ठीक है। अब रिएक्शन बैलेंस करना होगा, तो इसके आगे 2, इसके आगे 4 और इसके आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। सो RQ क्या हो जाएगा आपका, CO2 डिवाइड बाई O2। तो यहाँ पे 4 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है और एक आपका ऑक्सीजन, ठीक है, तो आपका 4। तो रिस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या हो गया, ठीक है। तो रिस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है। तो 4 आपका हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन किसी भी आपको देगा, ऑक्जेलिक एसिड हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको ऑक्सीजन प्लस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगा के आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, उसका सूत्र, फिर आप अपना रिएक्शन बैलेंस करके उसके आगे का जो रहता है फैक्टर उसको CO2/O2 करके अपना निकाल सकते हो। तो इतना इजी क्वेश्चन था, इसके लिए आपको बस ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऐसे सिंपल में करोगे तो आपका ये होता है ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इतना इजी है जो कक्षा 9वीं 10वीं का भी पढ़ा होगा बायोलॉजी तो आराम से कर लेगा, ठीक है, इतना भी हार्ड नहीं है ये, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि द सेल हैविंग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस दिस इन लार्ज अमाउंट, यानी SER, यानी जिन कोशिकाओं में आपका चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होती है, यह इसका निर्माण करती है। तो लिपिड, आपका न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन या आपका पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो SER और RER हम लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, द सेल चैप्टर के अंदर, बताइए, पढ़े हैं ना। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए मेरे प्रिय आपके छात्रों मैं बोलता हूं कि क्लास 9th और 10th का साइंस बुक अच्छे से पढ़ लीजिए। 2-3 क्वेश्चन वहां से भी साइंस में आ जाता है, और 2-3 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है साइंस में कर लोगे तो, ठीक है। तो आपको SER और RER का मतलब पता है ना। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, SER का स्मूथ है, तो ये क्या बनाता है आपका लिपिड्स और फैट्स का इसका काम है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करना। और रफ क्यों रहता है, जल्दी बताइए, रफ क्यों रहता है, तो इसके ऊपर कुछ लगा हुआ रहता है, इस वजह से रफ रहता है। तो इसका काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। तो आपका यहाँ स्मूथ पूछ रहा है, तो स्मूथ क्या है आपका, लिपिड, ठीक है। प्रोटीन आपका किस में आ जाएगा, आपका RER में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इतना इजी उत्तर। और ये मैं 11th 12th नहीं, क्लास 9th 10th के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बोल रहा हूँ। केमिस्ट्री जो मैंने करा रखा पेड कोर्स में जाके देखिएगा, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आपका वहीं से आ रखा है, ठीक है। तो इसलिए क्लास 9th 10th का अभी से भी अच्छे से पूरा दोनों बुक को कहानी की जैसा लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, NCERT को, ठीक है, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। नहीं है तो प्ले स्टोर में आपको बुक्स मिल जाएगा अवेलेबल, हिंदी इंग्लिश जो वर्जन में, मराठी तेलुगु गुजराती जो वर्जन में आपको चाहिए, जिस लैंग्वेज में चाहिए पढ़िए बैठ के, ठीक है। सब NCERT बुक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार यस टाइप कर दीजिए सभी कोई, एक बार यस टाइप कर दीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैक्स क्या है? मोम होता है ईस्टर, अमाइन, ईथर, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मोम क्या होता है? जल्दी बता दीजिए, मोम क्या होता है आपका? ठीक है, तो ये एक प्रकार का ईस्टर है। ठीक है, तो ये आपका ईस्टर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिस्कवरी ऑन डीएनए वाज मेड। ठीक है, डीएनए में ए प्लस जी, ठीक है, इक्वल टू टी प्लस सी। ठीक है, इन्होंने खोज की थी क्रिक, कैंड्रियो, वाटसन, चारगेफ। किसने खोज की थी आपका? बता दीजिए। सो माय डियर लवली स्टूडेंट, ये 2020 में भी ये क्वेश्चंस आ रखा है। पेड कोर्स में जाके ईयर 2020 का क्वेश्चन उठाइए। रिपीटेड क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर का, बहुत फेवरेट क्वेश्चंस है। ये कहाँ से आया है? क्लास आपका 12th का जेनेटिक्स चैप्टर से आया है। ठीक है, तो वहां पर ये चीजों मैंने बता एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल टू साइटोसिन प्लस थियामिन। ठीक है, वहां पे आपको मैंने सब कुछ रूल्स वगैरह बता रखा है। ठीक है, इससे प्रीवियस ईयर भी इसी पे टॉपिक पे क्वेश्चन आया था आपका। तो ये आपका चारगेफ द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है, चारगेफ्स रूल मैंने वहां पे आपको बता रखा है, जाके प्रीवियस ईयर आपको तुरंत इसके बाद 2020 का प्रीवियस ईयर खोलना है। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। चारगेफ्स रूल कर लेना, क्या पता फिर से चारगेफ्स रूल के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। जेनेटिक्स का ये फेवरेट है, अगर यहाँ से नहीं आया तो इवोल्यूशन चैप्टर से कुछ ना कुछ पूछ देगा। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस यानी इवोल्यूशन ऑफ मैन, कौन मीट खाते थे नहीं खाते थे, वहां से पूछ सकता है। ठीक है, नहीं तो कोई भी आपका कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के ऊपर पूछ सकता है। ठीक है, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। और जो बायो में बोले हैं गाइडलाइंस बुक, वो आपका जो गाइड बुक है स्टडी मटेरियल में, उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। बायो बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, और जो भी सिलेबस वीडियो डाले हैं ऑल सब्जेक्ट सिलेबस में, जीके का भी मैंने पेड कोर्स वाले में डाल दिया है डिटेल सिलेबस, उसको भी देखिएगा। और जीके का एक अलग से वीडियो स्पेशली आप लोग के लिए बना के मैंने फोल्डर में अपडेट कर दिया है डिटेल एनालिसिस के साथ, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी जितना भी प्रीवियस ईयर पीएम और पीएमएम का मैंने वहाँ अपलोड किया है, सब कुछ कर लीजिए एग्जाम से पहले। ठीक है, और स्ट्रेटेजी वीडियो भी 9 डेज का डाला है, उसको भी कर लीजिएगा स्टडी मटेरियल सेक्शन में। Which is a parasitic protozoan? Last but not the least, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। Which is a parasitic protozoan? ठीक है, तो अमीबा, यूक्लिना, आपका गिरडिया, ठीक है, जिरिडिया, ठीक है, या आपका साइकन, कौन सा आपका एक पैरासिटिक प्रोटोजोन है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिरिडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपका मान सकते हैं कि पूछते रहता है प्रोटोजोन्स के बारे में, लेकिन ये ऑप्शंस आपका जिरिडिया पहली बार आया है, तो ये न्यू क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, सो आज की क्लास आपको कैसी लगी? और हाँ, एक क्वेश्चन और रह गया। लीव्स दैट स्टोर फूड एंड वाटर, इनमें पत्तियां, भोजन व जल संग्रहित करते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। बरगद, गवारपाठा, प्याज, नागफनी, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, लीव्स दैट स्टोर फूड एंड वाटर, दोनों फूड एंड वाटर स्टोर करते हैं, कौन सा आपका होगा? बरगद, गवारपाठा, प्याज या नागफनी? जल्दी बता दीजिए। सो आपका करेक्ट उत्तर बी, गवार पाथा यानी एलॉय आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सो कैसी लगी आज की क्लास? आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि हम लोग करने जा रहे हैं आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि अभी तक यूट्यूब पे कहीं भी नहीं हुआ। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं 2021 का। हम लोग साइंस का क्वेश्चंस करेंगे, खासकर केमिस्ट्री का। तो क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अपने पैरामेडिकल के क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग। सो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपका है क्वेश्चन, व्हाट इज द कैटलिस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NO बाय ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HNO3 बाय ऑस्टवाल्ड मेथड। तो ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 के निर्माण में NH3 यानी अमोनिया का जो ऑक्सीजीकरण कर NO के उत्पाद के लिए उत्प्रेरक आपको बताना है। तो आपको कैटलिस्ट बताना है।
कैटलिस्ट आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा होगा। तो आपको कैटलिस्ट किस रिएक्शन के लिए बताना है ये समझ लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि आपको ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 के निर्माण, यानी आपको यहाँ पे बात हो रहा है ओस्टवाल्ड विधि का, ठीक है। तो ओस्टवाल्ड विधि का आपका बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओस्टवाल्ड मेथड, ठीक है। सो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 यानी आपको नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन का आपको यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। निर्माण में NH3 का ऑक्सीजनीकरण कर यानी HNA3 का ऑक्सीजीकरण कर यानी ऑक्सीडेशन करके आपका NO बनाया जा रहा है। तो इस चीज़ में आपको यहाँ जो उत्प्रेरक लगेगा इस रिएक्शन को करने के लिए आपको ये बतलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उत्प्रेरक बतलाना है कि कौन सा होगा। तो आपका ऑप्शन है Ni यानी निकिल, Cr2O3, फिर आपका Pt प्लैटिनम और V2O5 यानी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो क्या होगा सही उत्तर, जल्दी बता दीजिए। निकिल, आपका Cr2O3, प्लैटिनम या आपका वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो कौन सा आपका करेक्ट उत्तर होगा ओस्टवाल्ड विधि में NH3। ये स्टेप जो रिएक्शन देखिए, जितने भी आपको ओस्टवाल्ड विधि हो गया, कांटेक्ट प्रोसेस हो गया आपका H2SO4 बनाने के लिए, तो इस सब में आपका स्टेप बाय स्टेप होता है। और ये चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स जो बच्चे कर रखे हैं 2006 से लेके 2020 तक, तो मैंने बहुत बार जिक्र किया है कांटेक्ट प्रोसेस ओस्टवाल्ड प्रोसेस का, कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है। तो वो आप प्रीवियस ईयर्स भी अगर अच्छे से कर लोगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो गाइडेंस आपको देता हूँ मैं प्रीवियस ईयर्स में कि आप ये टॉपिक पढ़ लो, आप ये टॉपिक पढ़ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे प्रीवियस ईयर कर चुके हैं 2006 से 20 तक, उनको पता है कि 2 से 3 बार ये चीज़ मैंने डिस्कस कर रखा है विधि बनाने का। किसी इंपॉर्टेंट विधि को मैंने कांटेक्ट प्रोसेस हो गया, ये अब आया इस बार, तो हो सकता है अगली बार कांटेक्ट प्रोसेस आ जाए, ठीक है। तो ये कांटेक्ट प्रोसेस कहाँ सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो ये आपको सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी प्लैटिनम, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, आपका सी प्लैटिनम हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका Pt यूज़ होगा। अब रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। तो एक बार हम लोग रिएक्शन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या होता है कि आपका अमोनिया, यानी जैसा दिया है NH3 आपका ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन क्योंकि करवा रहे हैं, तो आपका किस चीज़ में बदलता है, ये NO में, ठीक है। साथ में H2O भी रिलीज होता है। अब ये रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, तो हमको यहाँ अमोनिया में 4 आगे लगाना होगा, ऑक्सीजन में आपका 5 और NO में 4 लगाना होगा, और इधर आपको लगाना होगा 6 आपका वाटर में। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ये क्या था, स्टेप नंबर 1 था आपका ओस्टवाल्ड प्रोसेस का, ठीक है। स्टेप नंबर 1 इसे कहते हैं, यानी इसको कैटेलिटिक आपका ऑक्सीडेशन, यानी हम लोग ऑक्सीजीकरण करते हैं ऑफ अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हो गया, यानी ऑक्सीजीकरण करते हैं हम लोग अमोनिया का NH3 का। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन फिर करते हैं हम लोग इस नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्म होता है, ठीक है। तो फिर ऑक्सीजीकरण आपका ऑफ नाइट्रिक एसिड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड, एसिड में बोल रहा था, सॉरी, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, यानी NO का नाइट्रिक ऑक्साइड का। तो NO प्लस O2, ठीक है, दैट गिव्स NO2, ठीक है। इस रिएक्शन को भी बैलेंस करना होगा, और बैलेंस करना रिएक्शन को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर जो आपका ये NO2 बना है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, आपका रिएक्शन करवाते हैं विथ वाटर एंड ऑक्सीजन, तब जाके आपका नाइट्रिक एसिड यानी NO3 बनता है आपका। तो यहाँ पर आपको जो NO2 है प्लस H2O प्लस आपका O2 जो कि आपको HNO3 यानी ये नाइट्रिक एसिड आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस करना होगा रिएक्शन 4, 2 और यहाँ भी 4। तो स्टेप नंबर 1 में आपका अमोनिया का हम लोग ऑक्सीजीकरण कराएं, फिर आपका क्या बना, नाइट्रिक ऑक्साइड बना, ठीक है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का हम लोग ऑक्सीजीकरण कराएं, यानी ऑक्सीजन से उसको रिएक्शन कराएं, तो NO2 बना। फिर NO2 का हम लोग इसको ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ रिएक्शन कराएं, तब जाके आपका नाइट्रिक एसिड बना। तो आपको इस प्रोसेस में आपका यहाँ पे Pt यूज़ हुआ, ठीक है।
तो पीटी आपका यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो ये कैटलिस्ट का ही बात हो रहा था, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप का ही ये क्वेश्चन था। ये आपको बताना था कि आपका अमोनिया का जब ऑक्सीजीकरण करेंगे उसको एनओ में बदलने के लिए, तब कौन सा उत्प्रेरक हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो पीटी। तो अब क्लियर है सभी को। तो एक्स्ट्रा डिटेल में मैं आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस के होमवर्क दे देता हूँ कि इसको आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखना, क्या इसमें हम लोग बनाते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, ठीक है। तो ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, आ चुका है, और मैंने एक प्रूफ वीडियो जो आपको एग्जाम के जस्ट तुरंत आपको बना के मैंने दिखाया था कि मैंने कब पढ़ाया था और कैसे क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर से एक्स्ट्रा डिटेल से। तो ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, और जो बच्चे प्रीवियस ईयर्स करेंगे हमारे 2006 से लेके 2020 तक, तो उनको ये क्वेश्चन 15 या 13 में मिल जाएगा कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ पार्टिकल इन ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में आपको बताना है कि वास्तविक विलयन में कणों का आकार क्या रहता है। बस क्या किया गया, वहाँ नैनोमीटर में सवाल पूछा था प्रीवियस ईयर में, यहाँ एंगस्ट्रॉम में पूछ दिया है। यानी ये 10⁻⁹ मीटर्स में था, और ये आपका 10⁻⁻10 मीटर में है, ठीक है। बस यही चेंजेस है। तो आपको मैंने हमेशा कहा है थ्योरी क्लासेस में भी, जो बच्चे पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं, कि आपको प्रीफिक्सेस चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। यानी एक प्रीफिक्स से दूसरे प्रीफिक्स, यानी नैनोमीटर से पिको में चेंज करना, एंगस्ट्रॉम से मिली में चेंज करना, मिली से माइक्रो में चेंज करना, ये चीज़ में आप। सो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? सो करेक्ट उत्तर आपका इसका होगा कि आपका वास्तविक विलयन का जो कण का आकार होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको नैनोमीटर्स, ठीक है। तो 10⁻⁹ मीटर्स, ठीक है, यानी 1 नैनोमीटर इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये 10 एंगस्ट्रॉम से कम होगा, ठीक है। तो कम होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें आपका दे नहीं रखा है वैसे, 10 एंगस्ट्रॉम, आपको इसको 10 कर लीजिएगा, ठीक है। 10 एंगस्ट्रॉम से आपका कम रहता है, ठीक है। तो आपका 10 आपका ये उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका करेक्ट, ठीक। तो ये आपका हमेशा कम होगा 10 एंगस्ट्रॉम से, ओके। तो ये था आपका, और ये कन्वर्जन करने आपको आना चाहिए, जो कि मैं आपको डिटेल में थ्योरी क्लासेस में समझा दूंगा कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पिछले वाला क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन से था, ठीक है। तो सॉल्यूशन से आपका क्वेश्चन आया है इस बार, ठीक है। न्यूमेरिकल्स तो नहीं था, लेकिन सिंपल क्वेश्चन था। ये वाला आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी चैप्टर आपका चैप्टर नंबर आई थिंक क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ से आपका आया था। यानी आपको द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको बतलाना है, ठीक है। तो अब बहुत सारा उसमें चीज़ है, तो वहाँ पे आपका कुछ ज़्यादा डिटेल्स में कुछ पूछा नहीं जा रहा, बस आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको पता है कि नहीं, पता है तो उसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट के ऊपर बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। तो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी तुलनायिक चालकता का यूनिट क्या होगा, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपका क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर होता है आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, ठीक है, जो कि आपका रहता है इस प्रकार से। तो इसका यूनिट आपका क्या आ जाता है, मियो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, आपका इक्विवेलेंट का इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या इंटू आपका 1000 बाई नॉर्मेलिटी, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का अगर मैं पूछ दूँ आपका यूनिट क्या होगा, तो इसका होगा मियो सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका 10th लेवल का सवाल है। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ CnH2SO4, यानी कार्बन को हम लोग आपका कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग को मान के चलना कि कार्बन प्लस H2SO4 आपका रिएक्ट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन आपका सी, ठीक है। तो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो ये बस सिंपल रिएक्शन था, जनरल रिएक्शन, जो क्लास 10th के भी बेसिस पे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि कांसे या धातु 50% से अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तो आपको बताना है ब्रॉन्ज में ये धातु आपका 50% से भी अधिक होता है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज आपका जो है किस किस धातु से मिलकर ये मिश्र धातु यानी अलॉय बना है। तो अलॉयज मैंने हमेशा कहा आपका इंपॉर्टेंट है, और अलॉयज में हमेशा आपका क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बोलता हूँ कि अलॉयज कर लीजिएगा, विटामिन कर लीजिएगा, फ्यूल्स कर लीजिएगा। तो बता दीजिए आपका कौन सा रहता है, बता दीजिए कौन सा रहता है आपका, जल्दी बता दीजिए। तो ब्रॉन्ज में कौन कौन सा धातु रहता है बता दीजिए। तो ब्रॉन्ज में आपका जो धातु रहता है वो आपको बताना है। तो ब्रॉन्ज में आपका रहता है कॉपर, तो और ब्रॉन्ज में आपका रहता है, ठीक है। सो हाँ, आपका ब्रॉन्ज में आपको बताना है कि कितना होता है। तो आपका ब्रॉन्ज बना हुआ रहता है आपका दो चीज़ों से, कॉपर प्लस आपका टिन यानी Sn, ठीक है। तो कॉपर और आपका टिन से बना हुआ रहता है। कॉपर इसमें 88% और टिन आपका 12%। तो आपको क्वेश्चन सिंपल पूछा था कांसा में या धातु 50% से अधिक मात्रा में होता है, तो आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, आपका कॉपर। सिंपल था। ब्रास में आप बता दीजिए, ब्रास किस किस चीज़ों से बना हुआ है, ब्रास के बारे में बता दीजिए जल्दी से, क्योंकि ब्रास पे आ चुका है तो इस बार ब्रॉन्ज पे आया है। तो हमेशा मैंने कहा है कि एक्स्ट्रा डिटेल में आपको बस यही करना रहता है। तो आपका कॉपर प्लस आपका जिंक से, तो 70 30 80 20 भी कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चंस में आपको अलग अलग जगह दिखेगा, कहेंगे 66% और 34%, तो मोटा मोटी 70 30 लेके चलिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 में, विच इज़ लुईस एसिड। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2008-9 प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार करा रखा है कि लुईस अम्ल आपका अम्ल क्या है, ठीक है। तो लुईस अम्ल आपका कौन सा इसमें से, CN- HN3OH- या AlCl3। तो आपका AlCl3 एक लुईस अम्ल है, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम परमाणु का खुला संयोजकता कोश होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका लुईस एसिड है, क्योंकि ये आपका एल्युमिनियम जो है आपका यहाँ पे खुला आपका यहाँ पे रहता है संयोजकता का कोश, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। सो ये आपका 6 हो गया का आंसर D। 7 है आपका, हाउ मैनी सेकेंडरी कार्बन आइटम आर देयर इन आइसोपेंटेन। यानी आपको बताना है आइसोपेंटेन में द्वितीयक कार्बन परमाणु कितने होते हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं आपका बता दीजिए। तो आइसोपेंटेन में द्वितीयक कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। 1 होती है, क्योंकि कार्बन परमाणु में जो आपका दो अन्य कार्बन परमाणु से जो जुड़ा हुआ रहता है तो वो सेकेंडरी कार्बन आइटम रहता है, ठीक है। तो इस वजह से आपका ये 1 ही होता है आपका। तो इसको चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। सो स्ट्रक्चर कैसे होगा आइसोपेंटेन का, 1 आपका, फिर 2 3 4, ठीक है। फिर इसमें एक कार्बन यहाँ, ठीक है। फिर हाइड्रोजन लगा दीजिए, इधर भी हाइड्रोजन लगा दीजिए, H। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है, और इस वाला भी प्रूफ वीडियो आपको मैंने ऑलरेडी डाल रखा, तो आप वो भी देख सकते हो। तो उस टाइम क्वेश्चन कुछ और था, बस थोड़ा सा अलग कर दिया क्वेश्चंस को। तो ये आपका सेकेंडरी कार्बन एटम है। तो हाउ मेनी सेकेंडरी आइटम आर देयर इन आइसोपेंटेन, तो बस 1 ही सेकेंडरी है आपका, ठीक है। यानी बस आपका 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी कार्बन आइटम हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन लगा हुआ है, एक ये हो गया और एक ये वाला, तो ये सेकेंडरी कार्बन आइटम हो गया। तो ये आपका 1 ही हुआ, ठीक है। तो ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था और प्रीवियस ईयर के ऊपर सवाल था। तो प्रीवियस ईयर आप 2006 से लेकर 20 तक का करोगे, आपको ये प्रश्न दिख जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है आपको। अब आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सॉरी यहाँ पे रिएक्शंस दे रखा है आपका, क्वेश्चन ऊपर वाला इंग्लिश ट्रांसलेशन करा था। एक रिएक्शन है सिंपल, आपको उत्पादन बताना है, यानी C2H5COOAg प्लस Br2 है, CCl4 आपका डालेंगे तो क्या उत्पाद होगा, C2H6, C2H5Br, C2H5OH या C2H4, क्या आपका उत्पाद होगा बता दीजिए जल्दी से, क्या आपका उत्पाद होगा, जल्दी बताइए। तो बता दीजिए इसका उत्पाद क्या होगा, ठीक है। तो ये जो माय डियर लवली स्टूडेंट रिएक्शंस है ना,
ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, कहाँ से है, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है, और एक क्वेश्चन आपका हर साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे रहता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिएक्शन है, और जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, आपको जो नेम रिएक्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमेशा से मैं कहता हूँ नेम रिएक्शन पे हर साल एक क्वेश्चन रहता है, और इस साल भी 2021 में भी आपका एक क्वेश्चन नेम रिएक्शंस पे था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है सिल्वर प्रोपियोनेट, जो कि ट्रीट कराया जाता है आपको ब्रोमीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपको उसका प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उत्पाद, तो उत्पाद आपका हो जाएगा C2H5COOAg, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको इसको CCl4 के साथ ट्रीट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ Br2, तो आपका क्या बन जाएगा बता दीजिए। तो आपका C2H6, C2HBr, C2H5OH या C2H4, तो ये आपका बनेगा C2H5Br, ठीक है। ये आपका यहाँ पे रिएक्शंस में बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बनाना है यहाँ पे, ठीक है। साथ में AgBr बनेगा प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। अब देख लीजिए कि रिएक्शन आपका बैलेंस है कि नहीं है। नहीं है तो बैलेंस कीजिए, ठीक है। नहीं है तो इसको बैलेंस करना होगा आपको रिएक्शंस को, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिए और बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आपका बैलेंस नहीं है, तो ये होमवर्क है, आपको बैलेंस करना है, ठीक है। रिएक्शंस बैलेंस करना है, LHS = LHS करना है, ठीक है। तो ये आपका नेम रिएक्शन था हंस-डिकर रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग बोरोडीन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हेलोजिनेशन और कार्बोक्सिलेशन दोनों हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ब्रोमो इथेन करेक्ट है, ठीक है। ब्रोमो इथेन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इसको आपको सही से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत खास होने वाली है। जीके 2021 का हम लोग पैरामेडिकल का सारा क्वेश्चंस करेंगे, तो अच्छे से पूरे क्लास को कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, और मैं डिटेल में आपको पूरा क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का पहला प्रश्न से कि व्हेन डिड ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट इन इंडिया, यानी भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आपको मैंने प्रीवियस ईयर्स पेड कोर्स में आप कर रहे होगे, तो मैंने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन ये सब करा रखा, सिल्वर रेवोल्यूशन सब डिटेल में बता रखा, ठीक है। तो आपको बताना भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ, तो 2013, 1950, 2020, 1961, ठीक है। सो हरित क्रांति आपका जो स्टार्ट हुआ था वो 1960 में हुआ था, ठीक है। 1960 के दशक में हुआ था, नॉर्मैन बोरोलिंग के द्वारा। किनके द्वारा, नॉर्मैन बोरोलिंग के द्वारा, ठीक है, शुरू किया गया था। उनका प्रथम प्रयास था जो विश्व में हुआ था, ठीक है, जो कि आपका गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है, इसके लिए हुआ था, ठीक है, मुख्यतः। और भारत में मान के चलिए 1961 तक पहुंच गया था, तो 1961 भी आप लोग लेके चल सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, ठीक है, जो आपके लिए स्पेशल, कि ये क्वेश्चन जो है 2013 में आपका 2016 में पैरामेडिकल में आ रखा है। तो आप प्रीवियस ईयर्स को पलटिए और देखिए, आपको ये दोनों क्वेश्चंस मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ जीके को अच्छे से समझना है, ठीक है। ज़्यादा मेहनत जीके पे नहीं करना, उसका डबल मेहनत आप मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी ग्रामर, आपका इंग्लिश ग्रामर, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्विंग में, साइंस का प्रीवियस ईयर्स में, बायोलॉजी का NCERT पढ़ने में, 11th-12th क्लास का ज़्यादा मेहनत कीजिए कि बेस्ट रिजल्ट मिले। हु इज़ नॉट अ मिलेट, कौन एक मिलेट नहीं है, ठीक है। सो आपका जवार, गेहूं, रागी, बाजरा, ये बायो में आपको ये प्रीवियस ईयर में दिख जाएगा, ठीक है, कि ज्वार, व्हीट, रागी, बाजरा में से कौन एक मिलेट नहीं है, ठीक है। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा, गेहूं। गेहूं आपका मिलेट नहीं है, बाकी ज्वार, रागी, बाजरा ये सब आपका एक मिलेट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी को वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। श्वेत हाथी का क्षेत्र किसे कहा जाता है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर्स इंग्लिश में आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, जीके में तो नहीं दिखा मुझे,
लेकिन ये इंग्लिश वाले आपके प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं जिक्र कर रखा गया है क्वेश्चंस के माध्यम से एलिफेंट्स के ऊपर। तो श्वेत हाथी का आपका कहाँ पे है बताइए? तो थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, भारत। कहाँ पे है श्वेत हाथी यानी व्हाइट एलिफेंट्स कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? थाईलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, भूटान में कि भारत में? तो ये श्वेत हाथी आप लोग नहीं भी पढ़े होंगे तो कॉमन क्वेश्चन है जो सबको पता होगा कि ये थाईलैंड में पाया जाता है। श्वेत हाथी थाईलैंड में पाया जाता है, ठीक है। अब थाईलैंड आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी डिड द जालियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? ये बहुत ही रिपीटिव क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? सो अमृतसर, अहमदाबाद, लुधियाना, पटना। ये क्वेश्चन आपका 2015, 2018 पीएम में आ चुका प्रश्न है, ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है। तो जालियांवाला हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। पंजाब में कहाँ हुआ था? अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है यानी गोल्डन टेम्पल है, जालियांवाला बाग, ठीक है, वहां पे हुआ था। तो अमृतसर सही हो जाएगा। कब हुआ था ये भी आ चुका है क्वेश्चन, तो 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। बात समझ में आई सभी को? देख रहे हो ना कितना क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना बार आया है, इतना बार आया है कि क्या ही बोलूं। व्हेन वाज द T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच प्लेड? ठीक है, कब प्लेड किया गया था बताइए? सो 2000, 2019, 2005, 1990। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। सो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पहला T20 मैच आपका 17 फरवरी 2000 आपका 5 में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है? 2015, 2020, ठीक है, फिर आपका 2012 पीएमएम में भी आया है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये एक रिपीटिव क्वेश्चन है, ठीक है। हु इन्वेंटेड द बैरोमीटर? बैरोमीटर की आविष्कार किसने की थी? टॉरिसेली, नेपियर, पास्कल, गैलीलियो। तो बैरोमीटर की खोज किसने की थी? जल्दी बता दीजिए। सो ये भी एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सो किसने की थी खोज? सो इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉरिसेली ने। और ये क्वेश्चन आपका कितना बार आ रखा है? 2011, 2015, 2016, ठीक है, फिर 2018, ठीक है, 2019। इतना बार आपका ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हेन वाज द इन्वेंशन ऑफ व्हील हैपेंड? पहिए का आविष्कार कब किया गया था? सो पहिए का आविष्कार कब हुआ था? 5000 बीसी, 500 बीसी, 3000 बीसी या 1000 बीसी? कब हुआ था आपका पहियों का आविष्कार? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 3500 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो हम लोग सी ऑप्शंस ले सकते हैं, ठीक है। और ये भी आपका क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। कब पूछा गया था? 2011, 2015, 2016, ठीक है, 2018, 2019, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साल्क वैक्सीन इज फॉर? साल का टीका इसके लिए है? कोविड-19, पोलियो, टेटनस, टाइफाइड। बता दीजिए साल का टीका किसके लिए है? तो ये बायोलॉजी में आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2016 में आ रखा है, ठीक है। तो ये 16 में आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। और साल का टीका हम लोग किस लिए देते हैं? तो पोलियो के लिए देते हैं, ठीक है। और ये सबको पता है पोलियो का टीका हम लोग लेते आ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पोलियो। प्रकाश पादुकोण इज द प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट? ये तो सभी को पता होगा। प्रकाश पादुकोण किस खेल के खिलाड़ी रहे हैं? जल्दी से उत्तर बता दीजिए। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। जल्दी बताइए। सो प्रकाश पादुकोण किस खेल के आपके खिलाड़ी रह चुके हैं? बता दीजिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? बैडमिंटन, ठीक है। सो बैडमिंटन आपका करेक्ट उत्तर हो गया।
वेयर वाज द इंडिगो रेवोल्यूशन हैपेंड। और ये क्वेश्चन जो आपका प्रकाश पादुकोण वाला है, बताइए इससे संबंधित इस टाइप का क्वेश्चन कुछ कुछ आपको 2010, 2012, 2014 में दिखेगा। ठीक है, मतलब इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं था, मतलब मिलता जुलता। ठीक है, खेल से संबंधित। ठीक है, मतलब मैं जो भी दे रहा हूँ ईयर्स, मतलब इस टाइप का भी क्वेश्चंस और डायरेक्ट भी क्वेश्चंस, थोड़ा सा इनडायरेक्ट मिक्स करके भी आपको दिख जाएगा इस ईयर में। वेयर वाज द इंडिगो रेवोल्यूशन हैपेंड। इंडिगो विद्रोह कहाँ पे हुआ था? बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। बता दीजिए इंडिगो रेवोल्यूशन कहाँ पे हुआ था? तो नील का जो विद्रोह हुआ था, वेरी गुड, बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1859 में। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रैक्टिस बुक में भी आपको दिख जाएगा, जो मैंने आपको पेड कोर्स में दे रखा है स्टडी मटेरियल में प्रैक्टिस बुक, और ये 2019 में भी पूछा गया है। ठीक है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन, और जो प्रैक्टिस बुक हमने डाला है आपका पेड कोर्स के अंदर, उसको अच्छे से कर जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपका जीके का नहीं छूटेगा। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिस बुक जो मैंने डाला है सारे सब्जेक्ट्स का, उसको अच्छे से करना है। आपका बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, जीके, हिंदी, इंग्लिश, सारा प्रैक्टिस बुक सेक्शन में जो एप्लीकेशन पे है, टीचमेंट एप्लीकेशन पे, उसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और साथ साथ ऑल सब्जेक्ट्स सिलेबस करके एक वीडियो है वो, और ज्ञान की बात है जो, उसको पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु फाउंडेड द होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? गांधी, नेहरू, तिलक या टैगोर? किसने की थी होम रूल की स्थापना? सो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। सो होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना बंगाल के गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, ठीक है, तो ये एक राजनीतिक संगठन था जिसमें गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा चलाया जाता था, और ये 1916 की बात है। ठीक है, जब इसको स्वशासन की मांग की गई थी। ठीक है, और ये बंगाल में आपका जो ये जो आपका गंगाधर तिलक जी है मद्रास में, और एनी बेसेंट ने चलाया था इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू बैन स्मोकिंग। ठीक है, सो बैन करने का स्मोक का यानी प्रतिबंध लगाना धूम्रपान पे, वो पहला कौन सा देश था? फ्रांस, स्वीडन, आयरलैंड, ब्राजील। सो आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश आयरलैंड था, यानी 2004 में प्रतिबंध लगाया गया था आयरलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चंस रिपीटेड है 2015, 2013 का पीएमएम में भी। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब देख लीजिए कितना क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए मैं कहता हूँ स्मार्ट वर्क कीजिए। जीके पे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी आपको प्रीवियस ईयर में मैंने पेड कोर्स में कराया है डिटेल में, जो बुक्स मैंने आपको डाले हैं प्रैक्टिस के लिए, वो पीएमएम और पीएमएम दोनों का क्वेश्चंस करिए। जस्ट वीडियो सॉल्यूशंस आपको सब मिल रहा है, अच्छे से कीजिए, बेस्ट रिजल्ट्स लाइए। फ्रॉम वेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रॉम वेयर प्रताप भानु मेहता रिजाइंड एज प्रोफेसर। कहाँ से प्रताप भानु मेहता को आपका प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिए? आईआईटी दिल्ली, अशोक विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय या विश्व भारती? जल्दी बता दीजिए करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? सो आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सो आपका इन्होंने इस्तीफा कहाँ से दिया था? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो अशोक विश्वविद्यालय से। कहाँ से? अशोक विश्वविद्यालय से। ये आपको प्रैक्टिस बुक में मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस बुक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज नॉर्थे डैम चर्च लोकेटेड। नॉर्थे डैम चर्च आपका कहाँ पे है? ठीक है, तो ये आपका फ्रांस, अमेरिका, आयरलैंड, भारत, कहाँ पे है? ठीक है, सो ये आपका नया क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस है ना, वहाँ पे आपका नोट्रे डैम आपका ये चर्च है। ठीक है, तो 2 4 5 क्वेश्चन तो मिलेंगे जो कि करंट अफेयर्स पे। अब ये वेयर इज नंदी विलेज, ये आपका ममता बनर्जी ने इलेक्शन टाइम आपका दिया था स्पीच, वो इस वजह से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो नंदीग्राम कहाँ पे? बिहार, केरला, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो ममता बनर्जी कहाँ की सीएम है? पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की। तो ये आपका
क्वेश्चन करंट अफेयर के ऊपर आया था, तो यहाँ से नंदीग्राम से आपका, ठीक है, यहाँ से चुनाव के टाइम बैनर्जी ने अपना यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट गतिविधियां हुई थी जिसकी वजह से ये फेमस है। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑथर ऑफ द फिक्शनल कैरेक्टर नेम जैक रायन। ठीक है, जैक रायन आपको बताना है कि काल्पनिक वाला है, तो ये आपका बताना है आपको। ठीक है, सो ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका नहीं है, चेतन भगत, डेटन टॉम, आपका क्लैंसी या डेंटल स्लेव, इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिख जाएगा प्रीवियस ईयर में। ठीक है, यानी ऑथर्स वगैरह के ऊपर 2000 आपका 10 में ग्रेट गैट्सबी, फिर वही 2012 में रिपीट हुआ, फिर 13 में, फिर 15 में भी ऑथर्स पे आया, तो 2017 में भी ऑथर पे आया। तो ऑथर्स के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, 19 में भी आपका आया, 14 में पीएमएम में भी आपका ऑथर्स के ऊपर, यानी आपका ये सब क्वेश्चंस में कहने का मतलब ये है कि राइटर्स एंड ऑथर्स के ऊपर, नोवेल्स के ऊपर, आपका उपन्यास के ऊपर क्वेश्चंस रिपीटेड है। डायरेक्ट अब आप खोजने जाओगे कि जैक रायन तो सर दिख ही नहीं रहा, तो नहीं दिखेगा, मिलता जुलता आपको ये टॉम क्लैंसी का नाम, आपका चेतन भगत का नाम आपको ऑप्शंस में बहुत जगह दिख जाएगा, तो उसको इनडायरेक्टली मैं कहता हूँ वो आपका है। ठीक है, अब 17वां क्वेश्चन नंबर, निरागुआ कैप्टन आपका कैपिटल, निरागुआ की राजधानी क्या है? ये तो सबको पता है, मानागुआ आपका आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निरागुआ का। ठीक है, राजधानी के ऊपर भी बहुत बार आपका क्वेश्चन आ चुका है, 2009 में भी आपका आया था। ठीक है, नॉर्मी की राजधानी, 2010 में आपका गुजरात की राजधानी, 2016-18 में, इस तरह करके राजधानी के ऊपर भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए इसको राजधानी वाला चीज़ भी अच्छे से कर लेना है। कैपिटल्स आपको कम से कम इंडिया और आसपास के सारे कंट्रीज का। सो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि विच सिटी इज नॉट इन न्यूजीलैंड, कौन सा शहर न्यूजीलैंड में नहीं है? ऑकलैंड, क्रिस्टचर्च, आपका फिर हैमिल्टन, वेलमिस्टैंड। ठीक है, कौन सा आपका नहीं है? ठीक है, तो आपका न्यूजीलैंड में कौन सा नहीं है, जल्दी बता दीजिए। और ये नया क्वेश्चन है। ठीक है, जो भाई नया क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आपको नया मिलेगा, 10 से 15 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपीटेड, जो जो ईयर बोले हैं वहाँ पे आपको मिलता जुलता क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन आपको या उसी टाइप का क्वेश्चन फील्ड से मिल जाएगा। ठीक है, सो आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? विल्मिस्टैंड आपका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्मा का करंट नेम क्या है? बर्मा का आपका वर्तमान नाम क्या है? नारू, म्यांमार, आपका थाईलैंड या आपका नीबिया। तो बर्मा का जो ये नाम है, ये एक बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सो आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है आपका। ठीक है, सो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? बर्मा का, यस, बर्मा का आपका म्यांमार। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपका क्वेश्चंस रिपीटेड है, और इस टाइप का क्वेश्चन 2012 में आया है जिसमें पूछा गया है कि आपका इस्तांबुल का पुराना नाम बताइए, जो कि मैं करवा चुका हूं। 2015 में फिर पूछा है इराक का पुराना नाम बताइए, तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपका आ रखा है। ठीक है, अयोध्या इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अयोध्या किस आपका नदी के तट पर है? ठीक है, तो राम की जन्मभूमि राम का जन्मभूमि आपका जो है अयोध्या, उत्तर प्रदेश के सरयू नदी पे है। ठीक है, तो सरयू इसका सही उत्तर हो जाएगा, झीलम यमुना कृष्णा। ठीक है, उसमें करेक्ट उत्तर सरयू हो जाएगा। ठीक है, और इसी टाइप का क्वेश्चन 2009 में भी था आपका कि कौन सा आपका बांध कृष्णा नदी पर है। ठीक है, फिर आपका 2014 में था कि किस नदी के ऊपर आपका ये बना हुआ है डैम। ठीक है, फिर 2015, 16, 12 में भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, सो ये था आपका पूरा। तो आज की क्लास होने वाली है बहुत खास, क्योंकि करने जा रहे हैं हम लोग 2021 का इंग्लिश क्वेश्चंस जो कि पीएम में आया था। तो पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर्स करेंगे तो पूरा अच्छा से कीजिएगा। ठीक है, सो पहला प्रश्न आपका कि दिस इज एन एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का आपको एंटोनिम बताना है, मैं बड़ा बड़ा अक्षरों में लिख देता हूँ, प्रोफ्यूज। तो प्रोफ्यूज का आपको एंटोनिम यानी आपको अपोजिट वर्ड बताना है। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? सेम, सिमिलर। ठीक है, सो ऑप्शंस है लो, कोर्स, स्कैंटी,
रिस्की। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपका एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूज क्या होगा। सभी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी आंसर डालेंगे। सो आपका सही उत्तर क्या होगा उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसको एक्स्ट्रा डिटेल में कि प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है। तो प्रोफ्यूज का मतलब आपका क्या होता है, गिवन और प्रोड्यूस इन ग्रेटर क्वांटिटी, गिवन और प्रोड्यूस्ड इन ग्रेटर क्वांटिटी। इसका हिंदी में क्या मतलब होगा कि अधिकतम मात्रा में या प्रचुर मात्रा में आपका किसी चीज को बनाना। ठीक है, तो अब एक एक करके शब्दों को समझते हैं। तो लो का मतलब क्या होता है, पहला ऑप्शन लो का मतलब तो कम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी कोर्स का मतलब क्या होता है, आपका कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, लार्ज पार्टिकल से बना हुआ, कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल। ठीक है, यानी बड़ा बड़ा पार्टिकल्स। ठीक है, रफ होगा। ठीक है, स्मूथ नहीं होगा। ठीक है, तो कोर्स पाउडर, फाइन पाउडर एक बार पढ़े ना, फाइन मतलब पूरा फाइन पाउडर, कोर्स पाउडर। तो कोर्स आपका वो हो गया, यानी मोटा या खुरदुरा हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, स्कैंटी का मतलब क्या हो जाएगा, स्कैंटी का मतलब होता है टू स्मॉल, यानी कम। ठीक है, इन साइज और अमाउंट, कम अमाउंट में। ठीक है, ठीक है। और डी ऑप्शन आपका रिस्की का क्या हो जाएगा आपका, रिस्की का मतलब क्या होता है, जोखिम लेना, जोखिम आपका या जोखिम भरा। ठीक है, तो अब बता दीजिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एंटोनिम क्या होगा इसका, जल्दी बता दीजिए। प्रोफ्यूज, तो प्रोफ्यूज का मतलब ग्रेटर क्वांटिटी में। ठीक है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अब तो सब बता सकते हैं आंसर, जल्दी जल्दी बताइए अब क्या हो जाएगा इसका। हाँ, तो करेक्ट उत्तर क्या हुआ, वेरी गुड है सभी को। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, यस, स्कैंटी, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में आपका जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैंटी। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर इसका क्या हो गया, स्कैंटी। अब यहाँ लो कम है, तो ये कम से नहीं पता चल रहा उतने अच्छे से। ठीक है, तो स्कैंटी ही इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर, आपका स्कैंटी ही होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, स्कैंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्लूरल ऑफ रैली इज। अब आपको बताना है प्लूरल आपका रैली का क्या होगा। ठीक है, तो रैली का आपका क्या हो जाएगा, तो रैली आपका जो है नाउन, आप लोगों ने पेड कोर्स अगर ज्वाइन कर रखा है हमारा, तो आपको पता है कि मैंने नाउन पूरा डिटेल में आपको सारा इंग्लिश पूरा डिटेल में कर रखा। तो नाउन में आपको मैंने बहुत सारे रूल बताया था कि सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का, बताया था कि नहीं, एक बार यस टाइप कर दीजिए पेड कोर्स वाले सारे स्टूडेंट्स। आपको मैंने रूल्स बताया था कि नाउन सेक्शन के अंदर कि किस प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल में बनाया जाता है। तो ये भी आपको प्लूरल पूछ रही है, सिंगुलर शब्द है, एक बार यस टाइप कर दीजिए सभी, बताया था कि नहीं। तो यह सिंगुलर शब्द है, अब इसको चेंज करना आपको प्लूरल में। ठीक है, तो प्लूरल में चेंज करने के लिए आपको मैंने कुछ नियम बताए थे। तो सबसे पहले नियम देख लेते हैं। अब देखिए ये वर्ड है रैली। ठीक है, RALLY, रैली। तो अंत में क्या है, वाई है। तो दो नियम बताए थे मैंने। तो पहला नियम आपका क्या था, रूल नंबर वन में था कि अगर वाई यानी जो लास्ट वर्ड है उसके पहला वाला वर्ड अगर कॉन्सोनेंट है, पहला वाला वर्ड कॉन्सोनेंट है। ठीक है, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या हो गया, व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन है, तब वाई को हटाकर हम लोग IES लगा देंगे। और दूसरा नियम मैंने बताया था, अगर वाई यानी लास्ट वर्ड के पहला वाला वर्ड यानी लास्ट सेकंड वर्ड अगर आपका वोवेल है, लास्ट सेकंड वर्ड मतलब क्या, ये वाला वर्ड। ठीक है, वाई के पहले वाला वोवेल है, तो वाई हटाकर हम लोग को उसमें Y+S कर देना है। मतलब वाई हटेगा नहीं, उसमें बस एक +S हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला वाला कॉन्सोनेंट का आपको एग्जाम्पल RALLY, तो L क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है। वोवेल क्या होता है, AEIOU। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, Y को हटाकर IES कर देना है, तो क्या हो जाएगा, रैलीज। तो ऑप्शन देखिए, रैलीज क्या है, A होगा नहीं, B होगा नहीं, C भी नहीं, तो D आपका सही उत्तर।
अब वॉवेल रहता कोई, तो जैसे एग्जांपल में की, ठीक है, लास्ट वर्ड का सेकंड वर्ड देखना है तो ये वॉवेल है, तो की ई वाई एस कीज, ठीक है। टॉय, टॉय का आपका लास्ट सेकंड वर्ड वॉवेल है तो टॉयज, ठीक है। एक और मैं दे रहा हूं, ठीक है, क्राई, तो ये आपका कॉन्सोनेंट है तो क्या हो जाएगा, क्राइज। तो अब आपको ये डिटेल में समझ में आ रही है बात। तो इसी डिटेल से आपको पूरा इंग्लिश मैंने कराया है पूरा। तो इंग्लिश में तो आपका कोई क्वेश्चन 15 में 15 आएंगे। जिन स्टूडेंट का इंग्लिश वीक है वो तो आप आराम से वो कर लोगे पूरा, जो पेड कोर्स में करा रखे डिटेल में पूरा 15 में 15 आएंगे, ठीक है। यानी 15 क्वेश्चन सही करके आओगे, ठीक है। और अभी तक दोनों क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है विच वन इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये जब आपको पेड कोर्स में मैंने सारा सिंबल्स का यूजेस बता रखा है, ठीक है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। कर्नस कॉन, माई प्लान फॉर 11, द डिकेज ऑफ 60, द पायरेट्स एस्केप, ठीक है। तो इसमें इनकरेक्ट कौन कौन सा है, तो बी और सी दोनों ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। ये दोनों इनकरेक्ट है। कर्नस कॉर्न आपका ये सही है, क्यों, क्योंकि आपका जो एक कर्नस कॉर्न है, कर्नस कॉर्न है यहाँ पे, ये आपका जैसे फॉर एग्जांपल बॉयज हॉस्टल हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो बॉयज हॉस्टल, ठीक है, एक लड़का का हॉस्टल, ठीक है, बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल्स लिखेंगे तो हम लोग इसमें बस एक एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये भी प्लूरल है, तो इसलिए इसको हम लोग सीधे एपोस्ट्रोफी लगा दिए, ठीक है। प्लूरल नहीं रहता, कर्नस होता तो इस प्रकार से हम लोग उसको लिखते, यानी एपोस्ट्रोफी लगाते, ठीक है। तो ये बात है आपका। और माई प्लान फॉर 11 और द डिकेड ऑफ आपका 60, ये दोनों के बाद हम लोग नहीं यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी, ठीक है। द डिकेड ऑफ 60 सही है, माई प्लान फॉर 11 ये भी सही है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए पहले से। और द पायरेट एस्केप ये तो सही ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इनकरेक्ट था, क्वेश्चन में मतलब दो ऑप्शन सही है, तो ये आपका सबके लिए कट जाएगा। तो ये किसी को क्वेश्चन को आंसर को मतलब मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन 2-4 आपको मिलेगा बोर्ड में कि जो जानबूझकर आपको गलत हो जाता है, यानी एक से ज़्यादा करेक्ट हो जाता है या सभी इनकरेक्ट रहते हैं, तो ये आपको किसी को मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आपको इस ईयर भी मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से कीजिएगा सारे क्वेश्चंस को, और एक एक को डिटेल में समझिए, ऐसा आपको हर साल मिलेगा इनकरेक्ट और करेक्ट, ठीक है। विच वन इज इनकरेक्ट, अब फिर से क्वेश्चन आ गया इनकरेक्ट, और हर साल आपको करेक्ट और इनकरेक्ट का फाइंड करने आएगा ही, ठीक है। इट्स लंच टाइम, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, इट्स अ सेम, द ट्री नीड्स इट्स ब्रांचेस ट्रिम। अब इसमें से हमें देखना है कि कौन सा आपका सही है, ठीक है, ठीक है। सो इसमें आपका बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी ये गलत है, बाकी तीनों आपका सही है। क्यों आपका बी इनकरेक्ट है, कि आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, इट हैज बीन, ठीक है, अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो फॉर हैज बीन वी कैन नॉट यूज इट, इट्स बीन, ठीक है। फॉर हैज बीन के लिए, इसके लिए हम लोग को इट हैज नहीं यूज करना है, ठीक है, इस वजह से इट्स बीन नहीं यूज होगा, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, बात आपका ये रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इनकरेक्ट, फिर से क्वेश्चन आ गया इनकरेक्ट। ही इज अ क्लियर थिंकिंग पर्सन, मोहन इज 5 year old, he lived individually wrapped cheese, he likes sorry individually wrapped cheese, मोहन is a 5 year old। अब आपको जल्दी बताना इसमें से करेक्ट क्या होगा, जल्दी बता दीजिए इनकरेक्ट इसमें से। सो इसमें से आपको बताना है कि सही उत्तर आपका क्या होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बता दीजिए। सो इसमें आपको करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब वो कैसे समझते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाकी तीनों में आपको हाइफन, हाइफन यानी आपको जब मैं पंचुएशन इंग्लिश प्रेड कोर्स में जो स्टूडेंट्स कर रखे हैं, हाइफन का आपका यूज मैंने बता रखा है, ठीक है। तो हाइफन जो होता है आपका कंपाउंड नंबर्स के लिए यूज होता है, यानी 21 से लेके आपका 99
सारे कंपाउंड शब्दों के लिए हम लोग हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 21 लिखना है हमें, ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे 21, ठीक है, तो इसके लिए यूज हो जाता है। फिर एज बताने के लिए भी यूज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोहन इज 5 year old, ठीक है, तो एज बताने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल में आपका मोहन इज 5 year old, और ये भी आपका सही है, मोहन इज 5 year old, ठीक है, दोनों आपका करेक्ट है, ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको मैं डिटेल में समझा देता हूँ एज के लिए। तो एज के लिए आपका कंपाउंड नाउन फॉर्म में पहला, ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका एग्जाम्पल अ 20, आपका a 24 years old paid the first tribute, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। दूसरा आपका, बाद में आप अच्छे से क्लास को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, द कंपाउंड और एग्जेक्टिव फॉर्म में, एग्जेक्टिव फॉर्म, इसमें क्या होगा, सी इज अ 24 फिर हाइफन ईयर्स ओल्ड वुमेन, ठीक है। थर्ड आपका है प्रेडिकेट एडजेक्टिव फॉर्म, प्रेडिकेट एडजेक्टिव फॉर्म, तो इसमें क्या होगा, सी इज 24 years ओल्ड, तो तीनों सही है। आप जब तीनों लिखेंगे तो देख सकते हो कि यहाँ ओल्ड तक था, यहाँ मैंने नहीं लिखा ईयर्स और ओल्ड के बीच में हाइफन, तो ये तीनों सही है। तो आपका बी और बी और डी दोनों सही हो गया। फर्स्ट वाला क्लियर और थिंकिंग, क्योंकि हाइफन का हम लोग प्रयोग कब करते हैं, जब आपका सेंटेंस में जैसे लिखते लिखते यहाँ जगह कम पड़ गया तो आगे उसको कनेक्ट करने के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पर दो आपको शब्द जो दे रखा है ये कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में आ जाएगा, तो इसके लिए भी हो गया आपका, तो ये क्लियर थिंकिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड में आ गया। अब सिस्टर इन लॉ, जैसे सिस्टर इन लॉ, तो दोनों में हाइफन लगाते हैं ना, अ 5 rupee नोट, अ 5 rupee नोट, तो 5 और रुपी के बीच में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, यहाँ हटा लीजिएगा, 5 और रुपी के बीच में क्लियर मैं लिख दे रहा हूँ। अब जैसे अ 1 eyed मैन, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हाइफन का यूज, ठीक है। फिर आपका XMLA, ठीक है, ठीक है, तो ये सब आपका यूज करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बीच में भी आपको यूज करना है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक। इससे पहले वाला जो अपॉस्ट्रोफी वाला था वो भी आपका मैं आपको पंचुएशन में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका, इनकरेक्टली कौन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि इसको सही से लिखा जाएगा तो ये आपका ही इंडिविजुअली लाइक्स सॉरी रैप्ड चीज, ये आपको करेक्ट हो जाएगा ग्रामेटिकली। या इसको अदर लैंग्वेज में भी अगर सही करके लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं ही लाइक्स आपका इंडिविजुअल रैप्ड चीज, ठीक है। तो पेड कोर्स वाले स्टूडेंट्स, आपको जब पंचुएशंस आप पढ़ोगे तो उसमें मैंने सब कुछ समझा रखा है, सारा पंचुएशंस पे हर साल क्वेश्चंस आता है। इस साल भी पूछा गया, नेक्स्ट ईयर भी पूछा जाएगा, इससे प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया था, तो एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो पंचुएशन वाला चैप्टर जो पेड कोर्स में आपका स्टडी मटेरियल टीचमेंट एप्लीकेशन के अंदर है, उसमें आपका इंग्लिश थ्योरी करके जो फोल्डर है उसमें आपका पंचुएशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब ऐसे करके सारा कुछ रहेगा, ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं 61 नंबर यानी 6th क्वेश्चन, इंडिजेंट मीन। अब इंडिजेंट मीन क्या होता है, इनोसेंट, पुअर, हार्मलेस या डाइंग। अब आपको बताना है कि इंडिजेंट मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इंडिजेंट मतलब पहले जान लेते हैं हम लोग, इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है, तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। इंडिजेंट का मतलब, इंडिजेंट का मतलब कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है, पुअर,
ठीक है, नीडी, नीडी जरूरतमंद, ठीक है। तो इनोसेंट, पुअर, हार्मलेस, डाइंग, साफ साफ में यहाँ पुअर दिख रहा है। तो वर्ड्स मीनिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वर्ड पावर मजबूत कीजिए, डिक्शनरी में अच्छे से वर्ड पावर को करिए, आराम से क्वेश्चंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टुडे इन अ डायरेक्ट स्पीच विल बिकम फॉलोइंग इन द इनडायरेक्ट स्पीच। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, जब आप पेड कोर्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ोगे तो वहाँ पे तो पूरा कॉम्प्लेक्स सारा A to Z पूरा डीप बेसिक से पढ़ाया गया, लेकिन क्वेश्चन देखिए कितना इजी पूछा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे। टुडे को हम लोग जो आपका डायरेक्ट स्पीच में है, जल्दी कमेंट्स भी कीजिएगा, एंड आई होप कि आप सब पढ़ रखे होंगे 10th क्लास तक, तो पता ही होगा। टुडे को चेंज करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट में, तो आपका क्या बदलेगा, इसे किस चीज में बदलेगा? तो दैट डे, एट प्रेजेंट, यस्टरडे या टुमारो, जल्दी बता दीजिए। और जो बच्चे कर रखे हैं, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाला आपका सबसे लास्ट है, इंग्लिश पेड कोर्स में आपका सबसे लास्ट चैप्टर यही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए, और बहुत अच्छे से आपको मैंने बताया, क्वेश्चंस इतना इजी आएगा, इतना इजी आएगा, और जितना मैंने डिटेल में करा रखा, जो बच्चा अच्छे से एक दो बार रिवीजन भी कर लेगा उसको इंग्लिश इतना इजी हो जाएगा। खासकर जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको लिए मैं कह रहा हूँ, इंग्लिश को मैंने पूरा दम इजी में कराया है आपको, ठीक है। तो बेस्ट रिजल्ट चाहिए मुझे, ठीक है। सो टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे, ठीक है, जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे। अब यस्टरडे को चेंज करेंगे तो क्या में बदलेगा? तो यस्टरडे को चेंज करेंगे तो द डे बिफोर, ठीक है, या इसको बोलते सकते हैं द प्रीवियस डे, ठीक है, प्रीवियस डे बोल सकते हैं। टुमारो को चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे? द नेक्स्ट डे, ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं द फॉलोइंग डे, क्या बोलेंगे? द फॉलोइंग डे, ठीक है। तो ये कुछ आपका हो गया, और इजी मैं पूछ लेता हूं आपसे। दिस को बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? दैट, इनडायरेक्ट में। दीज क्या बन जाएगा आपका? दोज, ठीक है। हेयर बन जाएगा देयर, ठीक है। नाउ बन जाएगा देन। तो ये सब करा रखा है मैंने, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही विल कम इन अ वीक इज रिटन इन। अब ये टेंस अगर आपने अच्छे से किया है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ही विल कम इन अ वीक, ठीक है, ही विल कम इन अ वीक, ठीक है। अब आपको बताना है कि आपका कौन सा टेंस है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आपका फर्स्ट हो गया सिंपल फ्यूचर, सेकंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फिर आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो बता दीजिए करेक्ट उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो फ्यूचर टेंस आपको मैंने बहुत अच्छे से सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह लिख कर आपको मैंने समझा रखा है, तो जो बच्चा पढ़ रखा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए एक बार टेंस को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं यहीं पे। क्या रिवीजन कर लिया जाए? एक बार यस टाइप कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस का आपका क्या होगा? आपका स्ट्रक्चर याद है सबको? तो स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल, ठीक है, प्लस हैव बीन, रहना जरूरी है, प्लस V4 तब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का देखते हैं हम लोग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस आपका शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर ऊपर में लिखा गया। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आपका हो गया। अब बचा लास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है।
तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यानी प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं इसको। मैंने डी वाले ऑप्शन में लिख दिया था, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, पहले ये वाला आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए का है आपका, फिर ये ऑप्शन नंबर सी का है, ये ऑप्शन नंबर बी का है, अब यहाँ पे लास्ट डी का हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो डी का आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, ठीक है, प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ सब्जेक्ट ही है, विल है, ठीक है, फिर आपका क्या है, सिंपल V1 है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्या हुआ, ये सिंपल फ्यूचर टेंस। तो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। तो इसी प्रकार से जैसे अभी मैंने आपको सारा डिटेल्स में वहां पे भी करा रखा है। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। Whoever is a pronoun of following kind. Whoever is a pronoun of following kind. न्यूमरल, रिलेटिव, इंडेफिनिट, पर्सनल। आपको मैंने 10 प्रकार के यानी ऑल 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कराए रखे हैं पेड कोर्स में। यस और नो एक बार टाइप कर दीजिए, करा रखा है कि नहीं मैंने। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप खुद ही देख लोगे कि हाँ सर आपने करा रखा और क्वेश्चंस कितना इजी आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हु एवर आपको बताना है कौन सा फॉलोइंग आपका काइंड रहेगा। तो न्यूमरल, रिलेटिव, इंडेफिनिट, पर्सनल। अब आप लोग बताओ, क्योंकि मैंने तो पूरा डिटेल में करा रखा है कि नहीं। तो अब आप लोग बताओ कि करेक्ट उत्तर क्या होगा इसमें। हु एवर का आपको करेक्ट कौन सा टाइप का होगा, ये जल्दी बताइए, करेक्ट क्या होगा, तो जल्दी बता दीजिए। यस, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ऑप्शन नंबर बी हु एवर आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, इंडेफिनिट, पर्सनल और न्यूमरल ये सब आपको मैंने करा रखा है, डेमोन्स्ट्रेटिव सब 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 आपको करा रखा, 10 प्रकार के आपको प्रोनाउंस पता है। ठीक है, तो इसमें बस पूछा है, एग्जाम्पल पूछा है, और मैंने आपको पूरा डिटेल में करा रखा है। पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव आपका, फिर इम्फेटेटिव, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, फिर आपका इंडेफिनिट, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर रेसिप्रोकल, फिर रिलेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सब करा रखा है मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज कॉमन जेंडर नाउन। देखिए नाउन याद कीजिए सब, वहाँ पे कॉमन जेंडर नाउन मैंने पढ़ाया है कि नहीं, आपको पढ़ा है कि नहीं नाउन सेक्शन के अंदर कॉमन जेंडर नाउन। तो आपको यहाँ पे उसी में से पूछा है कि टेबल, मास्टर, डॉक्टर और बुक में आपको कॉमन जेंडर नाउन खोजना है कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना है सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो कॉमन जेंडर नाउन आपका टेबल क्या है, आपका एक न्यूट्रल है। टेबल क्या है आपका, न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर भी बोलेंगे। फिर आपका मास्टर, ठीक है, मास्टर, और इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं मिस्ट्रेस में, तो ये तो आपका सिंगल मतलब मेल फीमेल दोनों में चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। बुक आपका क्या है, ये भी एक आपका न्यूट्रल है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या आ गया आपका कॉमन, यानी डॉक्टर हम लोग यूज करते हैं दोनों जेंडर के लिए, मेल फीमेल सबके लिए, सारे लिंगों के लिए। तो डॉक्टर आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉमन जेंडर। नर्स, ठीक है, ये सब आपका क्या हो गया, सब आपका क्या हो गया, यस कॉमन जेंडर नाउन। तो ये नाउन में ही आपको बता रखा, अच्छे से नाउन को जो कर लेगा 2 से 3 क्वेश्चंस तो यहाँ ही से फिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हमारे कमांडोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द वर्ड ट्रस्ट इन द लॉन्ग ईयर अगो वी मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी मीन्स। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है, जो कि हमारा ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से आया था। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पहला भाषण आज़ादी के बाद दिया गया था, तो उसका यही था। तो ट्रस्ट का मतलब क्या है आपका, अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अपॉइंटमेंट, विश, इफर्ट टू डिपेंड अपॉन, यानी अपना डेस्टिनी से मुलाकात। ठीक है, तो ए, ठीक है, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू बी टेकन अबैक, बहुत ही इजी है। इसका मतलब क्या होगा, टू गो बैक, बिकम वॉचफुल, सरप्राइज्ड या पजल्ड। ठीक है, तो सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज का मतलब है टू बी टेकन अबैक, मतलब सरप्राइज्ड हो जाना। ठीक है, उत्तर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। विच इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ किसान को हम लोग पीजेंट भी बोलते हैं। अब इसका करेक्ट स्पेलिंग वर्ड क्या हो जाएगा पीजेंट का, PEASANT, PEASENT,
PEESANT या PEASAINT, पीजेंट। अब आपको बताना है इसमें से आपको करेक्ट कौन सा वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए पीजेंट। पीजेंट मतलब क्या होता है आपका किसान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। विच इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ट्रेजेडी, एक्सेप्ट, हेरिडेटरी या आपका कॉम्प्लीमेंट। आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो ट्रेजेडी और हेरिडेटरी दोनों आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग है, सॉरी इनकरेक्ट बताना है, और ये दोनों एक्सेप्ट और कॉम्प्लीमेंट सही है। तो ट्रेजेडी का मतलब त्रासदी होता है, ठीक है। तो करेक्ट स्पेलिंग TRAGEDY। देखिए यहाँ पे ए है, ए की जगह पे ई होगा। और हेरिडेटरी, हेरिडेटरी मतलब आपका HREDITARY, ठीक है। एक्सेप्ट और कॉम्प्लीमेंट का तो पता ही आपको, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट करना, कॉम्प्लीमेंट मतलब आपका प्रशंसा करना, ठीक है। और आपका हेरिडेटरी मतलब अनुवांशिक, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो अब आपका आखिरी प्रश्न, दिस इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ पॉइस। अब पॉइस, अब जो साइंस स्टूडेंट है आपने पॉइस वर्ड कहीं ना कहीं देखा होगा साइंस में। बताइए किसी चीज का यूनिट था, बताइए पॉइस किसी चीज का यूनिट था, ठीक है। तो विस्कोसिटी याद है, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का आपका पॉइस था। पॉइस क्या होता है, सेंटीमीटर ग्रेड पर सेकेंड, ठीक है, यूनिट होता है, ठीक है, इस चीज का विस्कोसिटी का, ठीक है। सो पॉइस का मतलब क्या होता है पहले जान लिया जाए, ठीक है, तब उसका सिनोनिम्स बता पाएंगे हम लोग। तो पॉइस का मतलब संतुलन होता है, संतुलन यानी बैलेंस इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पूछ रहा है नॉट, याद रखना नॉट अ सिनोनिम, ठीक है, सिनोनिम नहीं हो सकता, ठीक है। तो बैलेंस आपका सिनोनिम होगा, ठीक है। फ्लोरिड, फ्लोरिड का मतलब क्या होता है, फ्लोरिड का मतलब क्या होता है, तो फ्लोरिड का मतलब होता है गहरे रंग का, डार्क कलर, ठीक है। फ्लोरिड का मतलब क्या होता है, गहरे रंग का। तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं पे पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब कंप्यूस्योर क्या होगा इसका मतलब, इसका बता दीजिए, इसका मतलब क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। हाँ, इसमें थोड़ा सा ओ छूट गया है, इसको भी कंप्यूस्योर को ठीक कर लीजिएगा। द स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड हैविंग योर फीलिंग अंडर कंट्रोल, संतुलन, काम, ठीक है, बैलेंस, इस सब आपका संतुलन यानी पॉइज में ही चला जाएगा, ठीक है। तो इसका बी फ्लोरिड आपका हो जाएगा, ठीक है। सो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। और जो बच्चे अभी तक पेड कोर्स नहीं ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको पीवीआई ट्यूटोरियल सर्च करके टेलीग्राम पे आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, टाइम स्केड्यूल सारा चीज़ पहले, ठीक है। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है पेड कोर्स के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फीडबैक क्लास का ज़रूर दीजिएगा कि क्लास मज़ेदार था कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय पीपीआई सोल्जर्स।